चौगड़ आदमखोर भाग 7। जिस खेत में उस गाय का शिकार हुआ था वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन था। नरभक्षी अभी भी छुपकर वहीं घूम रहा था, इसलिए वहां तक जाना मुझे उचित नहीं लगा। दाईं ओर घास की एक ढलान थी, लेकिन यहाँ की जमीन इतनी खुली थी कि मैं बिना देखे शिकार के पास पहुंच सकता था। पहाड़ी की चोटी के पास से शुरू होकर एक गहरी घने जंगल वाली सीधी खाई नंदौर नदी तक जाती थी। शिकार इस नदी के बिल्कुल नजदीक ही पड़ा हुआ था। नदी के नजदीक पहुंचने पर मैंने इस खड्ड को अपने दृष्टिकोण के रूप में चुना और ऊपर देखा तो पेड़ों पे कई गिद्धों को बैठे हुए पाया। जब मैं गांव वालों के साथ, जो जमीन के इंच इंच को जानते थे, उनके साथ मिलके शिकार की योजना बना रहा था, तो मेरे आदमियों ने मेरे लिए चाय तैयार की। दिन ढलने वाला था, लेकिन अपना काम क्योंकि मैं तेजी से कर रहा था, तो शिकार को देखना और रात होने से पहले कैंप साइट तक लौटने की मुझे पूरी उम्मीद थी। रवाना होने से पहले मैंने अपने आदमियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया। अगर गोली की आवाज़ सुनकर वे मुझे शिकार के नज़दीक खुले मैदान में देखते हैं, तो उनमें से 3 या 4 को तुरंत ही कैंप साइट छोड़कर मेरी सहायता के लिए यहाँ आना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर मैं गोली नहीं चलाता हूँ और सुबह तक वापस भी नहीं आता, तो एक खोज दल का गठन किया जाएगा और तभी मुझे कोई ढूंढने आएगा। खड्ड रास्पबेरी की झाड़ियों से और बड़े बड़े पत्थरों से भरा हुआ था, और चूंकि हवा नीचे की ओर बह रही थी, इसलिए मेरी प्रगति धीमी थी। एक कठिन चढ़ाई के बाद मैं आखिरकार उस पेड़ तक पहुंच गया जिस पर गिद्ध बैठे थे। लेकिन यहां आके मैंने ये पाया कि इस जगह से शिकार दिखाई नहीं दे रहा था। सुनसान मैदान जो मेरे फील्ड ग्लास से बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा था, इसको देख के मैंने ये पाया कि ये एक स्क्वायर शेप में था। इसकी चौड़ाई 10 गज थी और दोनों छोर से एकदम पतला होता जा रहा था। बाहरी किनारा घनी झाड़ियों से घिरा हुआ था और पहाड़ी भीतरी किनारे से काफी दूर थी। जहां मैं खड़ा था वहां से मैदान का केवल 2/3 हिस्सा ही दिखाई दे रहा था, और शेष 1/3 को देखने के लिए जिस पर शिकार पड़ा था, या तो एक बड़ा चक्कर लगाकर और दूर की ओर से आना होगा, या उस पेड़ पर चढ़ना होगा जिस पर गिद्ध ने अपना आसन बनाया था। मैंने दूसरा रास्ता चुना। जहां तक मैं समझ सकता था, गाय पेड़ के लगभग 20 गज की दूरी पर थी, और यह बहुत संभव था कि जिस जानवर ने उसे मारा था वह मुझसे उससे भी कम दूरी पर रहा होगा। हत्यारे को परेशान किए बिना पेड़ पर चढ़ना एक असंभव काम होता, और अगर गिद्ध न होते तो ऐसा करने की कोशिश मैं नहीं करता। अब तक पेड़ पर लगभग 20 पक्षी थे और नए आने की वजह से उनकी संख्या में इफाजा हो रहा था, और चूंकि ऊपरी शाखाओं पर रहने की जगह सीमित थी, इसलिए पंख फड़फड़ाना और झगड़ना बहुत ज्यादा होता जा रहा था। पेड़ पहाड़ी से दूर बाहर की ओर झुका हुआ था और जमीन से लगभग 10 फीट की दूरी पर एक बड़ी शाखा खड़ी पहाड़ी पर फैली हुई थी। राइफल से बाधित होने के कारण मुझे इस शाखा तक पहुंचने में बहुत कठिनाई हुई। गिद्धों के बीच फिर से झगड़ा शुरू होने तक प्रतीक्षा करते हुए मैं शाखा के साथ आगे बढ़ा। एक कठिन संतुलन कार्य, जहां एक फिसलन या गलत कदम नीचे चट्टान पर 100 या उससे अधिक फीट नीचे गिरने का कारण बन सकता था। एक दोराहे तक पहुंचा और वहीं बैठ गया। शिकार, जिसका केवल कुछ पाउंड मांस खाया गया था, अब पूरी तरह से नजर आ रहा था। मैं लगभग 10 मिनट तक उसी स्थिति में बैठा रहा। मुझे अपना बसेरा बिल्कुल भी आरामदायक नहीं लग रहा था। जब 2 गिद्ध, जो पेड़ पर मेरे स्वागत के बारे में बिल्कुल नाखुश थे और पेड़ की ओर चक्कर लगा रहे थे, शिकार के थोड़ी दूर पर मैदान में
उतर गए। वे मुश्किल से आराम कर ही पाए थे कि फिर से वहां से उड़ गए और उसी क्षण मेरे पक्ष में झाड़ियों के अंदर धीरे धीरे से शिकार हिलता है और कुछ ही देर बाद एक सुंदर नर तेंदुआ खुले में निकलता है और आवाज लगाता है। लेकिन मेरे सामने खड़ा हुआ वह तेंदुआ बेशक बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसकी जान जाने वाली थी, क्योंकि वह मवेशियों पर अटैक करने लगा था। मैंने अपने पिछले दौरे पर दलकानिया और गांव वालों से एक वादा किया था, मौका मिलते ही उन्हें इस छोटे से दुश्मन से छुटकारा दिला दूंगा। आज मौका आ गया था। मुझे नहीं लगता तेंदुए ने उस गोली की आवाज सुनी जिसके लगने से वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और अंत में मारा गया। जीवन में कई ऐसे अकल्पनीय चीजें होती हैं जिनका कोई कारण बताना सबसे कठिन है। वह तरीका जिससे दुर्भाग्य किसी व्यक्ति, परिवार या व्यक्ति विशेष का पीछा करता है। उदाहरण के लिए उस गाय के मालिक का मामला ले लें, जिस पर मैंने तेंदुए को गोली मारी थी। वह 8 साल का लड़का था और इकलौता बच्चा था। 2 साल पहले उसकी मां एक गाय के लिए घास काट रही थी तो उसे नरभक्षी ने मार डाला और वहीं खा गया। 12 महीनों बाद उसके पिता का भी यही हशर हुआ। परिवार के पास जो कुछ बर्तन थे जो उनके पिता द्वारा छोड़े गए थे, उन्हें छोटे मोटे कर्जे को चुकाने के लिए बेच दिया गया और बेटे ने एक गाय के मालिक के रूप में जीवन शुरू किया। और इस विशेष गाय को तेंदुए ने गांव के 200 या 300 मवेशियों के झुंड में से चुना और मार डाला। मुझे डर है कि इस मामले में दिल टूटने की भरपाई करने की मेरी कोशिश बिल्कुल सफल नहीं हुई, क्योंकि हालांकि नई गाय जो कि लाल रंग की थी मैंने उस लड़के को दे दी, लेकिन उसके जीवन भर के नुकसान की भरपाई मैं या कोई और कभी नहीं कर सकता था। जिस व्यक्ति को मैंने अपने भैंसों को देख रेख के लिए छोड़ा था, उसने उनकी अच्छी तरह से देखभाल की थी और मैंने पहुंचने के अगले दिन ही उन्हें बांधना शुरू कर दिया। हालांकि मुझे इस बात की बहुत कम उम्मीद थी कि बागिन उन्हें चारे के रूप में स्वीकार करेगी। नंदौर नदी की 5 मील नीचे एक छोटा सा गांव था जो 1000 या उससे कई अधिक फीट ऊंची चट्टान की तलहटी में बसा हुआ था। पिछले कुछ महीनों में इस नरभक्षी ने गांव के बाहरी इलाके में 4 लोगों को मार डाला। तेंदुए को मारने के कुछ ही समय बाद इस गांव से एक प्रतिनिधि मंडल आया और मुझे अनुरोध किया गया कि मैंने अपना शिविर जो दलकानिया में लगाया हुआ है वहां से हटाकर उनके गांव के पास एक जगह पर लगा दूं। मुझे बताया गया कि बाघ को अक्सर गांव से ऊपर की चट्टान पर देखा जाता था और ऐसा लगता था कि उनका घर चट्टान की सतह पर बनी कई गुफाओं में से एक है। उसी सुबह मुझे बताया गया कि घास काटने निकली कुछ महिलाओं ने बाघ को देखा था और गांव के लोग अब डरे हुए थे और अपने घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे थे। प्रतिनिधि मंडल ने दावा करते हुए कहा कि मैं उनका हर संभव मदद कर सकता हूं। मैंने अगली सुबह ही जल्दी शुरुआत की, गांव के सामने की पहाड़ी पर चढ़ गया और अपने फील्ड ग्लास से 1 घंटे या उससे कई ज्यादा समय तक चट्टान की ओर देखता रहा। फिर मैंने घाटी को पार किया और एक बहुत गहरी खाई से होते हुए गांव के ऊपर की ओर की चट्टान पर चढ़ गया। यहां चलना बहुत कठिन था और मेरी पसंद का बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि गिरने के खतरे के अलावा, जिससे गर्दन तक टूट सकती थी, जमीन पर हमला होने के खतरा भी था जिस पर अपनी रक्षा कर पाना असंभव हो जाता। दोपहर के 2 बजे तक मैंने चट्टानों को इतना देख लिया था जितना मैं फिर कभी नहीं देखना चाहता था और अपने कैंप और नाश्ते की ओर घाटी की ओर बढ़ रहा था, जब दलकानिया की कठिन चढ़ाई शुरू करने से पहले
पीछे मुड़कर देखने पर मैंने देखा कि दो आदमी उसी दिशा से मेरी ओर दौड़ रहे हैं जिस दिशा से मैं अभी अभी आया था। मेरे साथ आने पर उन लोगों ने मुझे बताया कि एक बाघ ने एक गहरी खाई में एक बैल को मार डाला था जहां मैं दिन में पहले गया था। मैंने उसमें से एक आदमी से कहा कि वह मेरे शिविर तक जाए और मेरे नौकर की चाय और कुछ खाने का सामान लेकर आ जाए। मैं वहां से मुड़ा और दूसरे आदमी के साथ घाटी की ओर वापस चला गया। जिस खड़ में बैल को मारा गया था वह करीब 200 फीट गहरी और 100 फीट चौड़ी थी। जब हम उसके पास पहुंचे तो मैंने देखा कि कई गिद्ध हमारे सर पर मंडरा रहे थे और शिकार के पास पहुंचने के बाद मैंने पाया कि गिद्धों ने उसे पूरी तरह से साफ कर दिया था और केवल कुछ खाल के टुकड़े और हड्डियां ही बची थी। जिस जगह पर बैल के अवशेष पड़े थे वह गांव से सिर्फ 100 गज की दूरी पर थी, लेकिन खड़ी ढलान पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए मेरा गाइड मुझे खड्ड से नीचे 1/4 मील नीचे ले गया जहां एक मवेशियों का रास्ता जाता था। यह रास्ता ऊंची जमीन पर पहुंचने के बाद घनी झाड़ियों से होकर अंदर बाहर घूमता हुआ आखिरकार गांव में जाकर रुका। गांव पहुंचने पर मैंने मुखिया से कहा कि गिद्धों ने शिकार को बर्बाद कर दिया है और उससे मुझे एक छोटा भैंसा और एक मोटी रस्सी देने के लिए कहा। जब यह खरीदे जा रहे थे तब मेरे दो आदमी दलकानिया से मेरे लिए भेजे गए भोजन लेकर वहां पर उपस्थित हो गए। जब मैं दोबारा खड़ में दाखिल हुआ तो सूरज डूबने वाला था। मेरे पीछे कई आदमी थे जो एक हष्ट पुष्ट जवान भैंसे को लेकर चल रहे थे जिसे मुखिया ने मेरे लिए बगल के गांव से खरीदा था। जहां बैल मारा गया था वहां से 50 गज की दूरी पर ऊपर की पहाड़ी से बहकर आए एक देवदार के पेड़ का एक सिरा खड्ड की तलहटी में गहराई में धंसा हुआ था। भैंसे को देवदार के खुले सिरे पर बहुत सुरक्षित तरीके से बांधने के बाद गांव में वो लोग वापस लौट आए। आसपास कोई पेड़ नहीं था और बैठने के लिए एकमात्र संभव जगह खड्ड के गांव की तरफ एक संकरी चट्टान थी। बड़ी मुश्किल से मैं इस चट्टान पर चढ़ा जो करीब 2 फुट चौड़ी और 5 फुट लंबी थी। खड्ड की तलहटी से 20 फुट ऊंची थी और नीचे की ओर से असुविधाजनक कोण बना रही थी जिस पर मैं बैठ गया। ये बहुत असुविधाजनक पोजीशन थी, लेकिन मेरी नजर और बंदूक उस दिशा में थी जिस दिशा से मुझे बाघ के आने की उम्मीद थी, जबकि बंधा हुआ भैंसा मेरी बाईं ओर था और मुझसे लगभग 30 गज की दूरी पर था। सूरज ढलने पर भैंसा अपने पांव पर खड़ा हो गया और खड्ड की ओर मुंह करने लगा। उसी के एक क्षण बाद एक बड़ा पत्थर लुढ़कता हुआ नीचे की ओर आया। जिस दिशा से आवाज आई थी उस दिशा में गोली चलाना मेरे लिए संभव नहीं था, इसीलिए पकड़े जाने से बचने के लिए मैं एकदम शांत होकर दुबक कर बैठ गया। कुछ समय बाद भैंसा धीरे धीरे बाईं ओर मुड़ा और मेरी दिशा में मुंह करके खड़ा हो गया। इससे मुझे यह समझ आ रहा था कि भैंसा जिस भी चीज से डर रहा था, क्योंकि मुझे समझ आ रहा था कि वो किसी चीज से डर रहा है, वह चीज मेरे ठीक नीचे थी। कुछ ही देर में बाघ का सिर ठीक मेरे नीचे दिखाई दिया। बाघ पर सिर से गोली चलाना केवल आपातकालीन स्थिति में ही उचित होता है और मेरी ओर से की गई कोई भी हरकत मेरी उपस्थिति का पता लगा सकती थी। 1 या 2 मिनट तक सर बिल्कुल शांत रहा, सीधा रहा और फिर अचानक तेजी से आगे की ओर दौड़ा और जोरदार छलांग लगा के बाघ भैंसे पर चढ़ गया। भैंसा, जैसा कि मैंने कहा, बाघ का सामना कर रहा था।
और भैंसे के सींगों से चोट लगने की संभावना के साथ सामने से हमला से बचने के लिए बाघ की दौड़ उसे भैंसे के बाईं ओर ले गई और उसने अपना हमला समकोण पर किया। दांतों से पकड़ने के लिए कोई कोशिश नहीं हुई, कोई संघर्ष नहीं हुआ और दो भारी शरीरों के प्रभाव के अलावा कोई आवाज नहीं आई, जिसके बाद भैंसा बिल्कुल शांत पड़ गया। बाघ आंशिक रूप से उसके ऊपर लेट रहा था और उसका गला पकड़ा हुआ था। आमतौर पर यह माना जाता है कि बाघ गर्दन पर जोरदार वार कर कर मारता है। यह बिल्कुल गलत है। बाघ अपने दांतों से मारता तो है, लेकिन जहां उसे जगह मिलती है वहां। बाघ का दाहिना हिस्सा मेरी तरफ था और मैंने उस सुबह कैंप से निकलते समय अपने साथ लाए .275 से निशाना साधते हुए गोली चला दी। भैंसे पर से अपनी पकड़ छोड़ते हुए बाघ बिना कोई आवाज किए मुड़कर खाई की तरफ भाग गया और नजरों से ओझल हो गया। जाहिर है कि यह चूक थी, जिसके लिए मैं कोई कारण नहीं बता सकता हूं। अगर बाघ ने मुझे या राइफल की चमक को नहीं देखा होता तो संभावना थी कि वह वापस लौट आता। इसलिए मैंने राइफल को फिर से चार्ज किया और एक और गोली चला दी। बाघ के चले जाने के बाद भैंसा बिना हिले डुले वहीं लेटा रहा और मुझे यकीन हो गया था कि मैंने बाघ को नहीं बल्कि उस भैंसे को गोली मारी है। 10 से 15 मिनट बीत गए जब बाघ का सिर दूसरी बार मेरे नीचे फिर से मुझे दिखाई दिया। फिर से एक लंबा विराम हुआ और फिर बहुत धीरे से बाघ बाहर आया, भैंसे के पास गया और उसे नीचे देखते हुए खड़ा हो गया। पीठ की पूरी लंबाई को लक्ष्य बनाकर मैं दूसरी बार कोई गलती नहीं करने वाला था। बहुत सावधानी से निशाना मैंने लगाया और धीरे धीरे ट्रिगर दबाया, लेकिन बाघ के मरने के बजाय जैसा कि मैंने सोचा था वह बाईं ओर उछला और एक छोटी सी खाई की ओर चीरता हुआ, पत्थरों को उखाड़ता हुआ, खड़ी पहाड़ी पर चढ़ता हुआ वहां से गायब हो गया। तुलनात्मक रूप से अच्छी रोशनी में 30 गज की दूरी से 2 गोलियां मैंने चलाई और मीलों की दूरी तक चिंतित ग्रामीणों ने उन्हें सुना और उनके लिए मेरे पास दिखाने के लिए बस एक और संभावित या तो 2 एक मृत भैंसे में चली गई 2 गोली के छेद थे। स्पष्ट रूप से मेरी दृष्टि कमजोर हो रही थी। यह चट्टान पर चढ़ने ने मेरी दूरदर्शिता का संरेखण गड़बड़ा गया था, लेकिन छोटी छोटी वस्तुओं पर अपनी आंखें केंद्रित करने पर मैंने ये पाया कि मेरी दृष्टि में कोई समस्या नहीं थी और बैरल पर नजर डालने से पता चल रहा था कि निशाना ठीक था। इसलिए मैं बाघ को 2 बार चूकने का एकमात्र कारण खराब शूटिंग मान सकता था। बाघ के तीसरी बार लौटने की कोई संभावना नहीं थी और अगर वह लौट भी आया तो खराब रोशनी में उसे घायल करने का जोखिम उठाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला था, जबकि मैं उसे मार नहीं पाया था, जबकि रोशनी तुलनात्मक रूप से अच्छी थी। इन परिस्थितियों में मेरे लिए अब और किनारे पर रहने का कोई मतलब नहीं था। दिन में पहले की गई मेहनत की वजह से मेरे कपड़े अभी भी गीले थे। ठंडी हवा चल रही थी और ठंड बढ़ने वाली थी। मेरी शॉर्ट्स पतली खाकी की थी और चट्टान सख्त और ठंडी थी। गांव में एक गर्म कप चाय मेरा इंतजार कर रही थी। ये कारण भले ही अच्छे थे, लेकिन मेरे जहां पर रहने के लिए एक बेहतर और ज्यादा ठोस कारण था, वो था यहाँ का नरभक्षी बाघ। अब काफी अंधेरा हो चुका था। पत्थरों से भारी एक खड्ड और घनी झाड़ियों के बीच से एक घुमावदार रास्ता मेरे और गांव के बीच 1/4 मील की पैदल दूरी पर था।
गांव वालों को संदेह था कि जिस बाघ को उन्होंने पिछले दिन देखा था और जिस पर मैंने अभी अभी गोली चलाई थी, वह नरभक्षी था। मुझे नरभक्षी के ठिकाने के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं थी और हालांकि उस समय वह 50 मील दूर रही होगी, वह मुझे 50 गज की दूरी से भी देख रही होगी। इसलिए मेरे बैठने की जगह के बावजूद विवेक ने मुझे वहीं रहने के लिए मजबूर किया। जैसे जैसे लंबे घंटे बीतते गए, मेरे वह विश्वास मजबूत होता गया कि रात में नरभक्षी को गोली मारना मेरे लिए कोई मनोरंजन नहीं है और अगर इस जानवर को दिन के उजाले में गोली नहीं मारी जा सकती तो उसे बुढ़ापे में मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। यह विश्वास तब तक मजबूत हो गया जब ठंड और जकड़न के कारण जैसे ही पर्याप्त रोशनी हुई, मैंने नीचे उतरना शुरू कर दिया और ओस भी भीगी चट्टान पर फिसलने से मेरे पैर हाथ कांप रहे थे। सौभाग्य से मैं रेत के बिस्तर पर उतरा, जिससे खुद को या राइफल को कोई नुकसान नहीं हुआ। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक और नई कहानी में। धन्यवाद। The Animal Central।